गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या जिसको आप बोलते हो क्रायोस्कोपी। अब देखिए ये पढ़ना क्यों है, हम इसको थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, है ना। किसी भी टॉपिक को डेली लाइफ से अगर हम रिलेट कर पाते हैं तो उसको हम बेटर तरीके से उसको समझ पाते हैं। हमारे को पता लगता है कि हम इस एक्चुअलिटी के अंदर इस टॉपिक को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने सोचा होगा या सुना होगा कि कई बार स्नोफॉल होता है, और स्नोफॉल की वजह से रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है। तो अब वो जो बर्फ़ रोड के ऊपर होती है, अब उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, हम एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। और ट्रिक क्या होती है कि हम रोड के ऊपर है ना NaCl अप्लाई कर देते हैं, नमक या कोई भी साल्ट जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अब इनको हम स्प्रिंकल कर देते हैं आइस के ऊपर, रोड के ऊपर, और उससे क्या होता है, जो बर्फ़ वो पिघल जाती है, आइस की मेल्टिंग हो जाती है, और हमारे रोड के ऊपर जो प्रॉब्लम हुई थी स्नोफॉल की वजह से वो रिमूव हो जाती है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? या फिर आपने कभी सोचा हो कि जो सी वाटर है वो कभी फ्रीज नहीं होता, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सी वाटर फ्रीज हो। अब ऐसा क्यों है? समुद्र का जो पानी है वो फ्रीज क्यों नहीं हो रहा है इन सब जीरो वेदर कंडीशंस की, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, वहाँ पे भी जो सी वाटर है वो फ्रीज नहीं होता है, वो जमता नहीं है। ऐसा क्यों है? और कई आपने गाड़ी के अंदर रेडिएटर भी सुना होगा, तो अब रेडिएटर किस तरह से काम कर पाता है, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आज का टॉपिक है, और किस तरह से हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड वो भी मैंने आपको बताया। तो हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो टुडेज टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको हम कह देते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी ये भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले हमारे को बेसिक कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं FP से। FP से होता क्या है, देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है, और जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर, मीन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट भी कह देते हैं। चाहे फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट को, चाहे फ्यूजन पॉइंट कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट बेसिकली जो टर्म यूज की जाती है वो फ्रीजिंग पॉइंट यूज की जाती है, फिर मेल्टिंग पॉइंट भी हम बोल देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ये एक टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच solid state and liquid state, solid state and liquid state are in equilibrium, कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड है, कि जैसे ये सॉलिड था और सॉलिड को हमने थोड़ा सा गर्म किया, फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे आइस है, आइस को हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। तो किस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, बट खास बात क्या है कि जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा उतना ही लिक्विड सॉलिड के अंदर, उतना ही लिक्विड सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये किस कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जितना लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सॉलिड लिक्विड, दोनों चीजें होंगी। सॉलिड लिक्विड में भी, मतलब आइस से वाटर भी बनेगी और वाटर से आइस भी बनेगी, बट कंडीशन क्या होगी, जितनी आइस से वाटर बनेगी, जितना सॉलिड से लिक्विड बनेगा उतना ही लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस, ऐसे टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर है इसी को होगा, ये जो टेम्परेचर इसी को हम कहेंगे अब फ्रीजिंग पॉइंट।
यही है एक फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए हम आइस के लिए ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो आपने नोट कर लिया। अब दूसरे तरीके से हम डिफाइन करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। देखिए, अब ये ऐसा टेम्परेचर था जिसपे दोनों ही स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड भी करेगी, लिक्विड भी करेगी। अब जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स हैं, अब दोनों की अमाउंट इक्वल होगी, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, सेम। तो ये इसको भी बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ज़्यादा जो टर्म यूज होती है वो ये यूज होती है कि द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid and solid becomes equal। देखिए, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जितना वेपर प्रेशर लिक्विड लगा रहा है उतना ही वेपर प्रेशर सॉलिड लगाएगा। तो क्या होता है, जितना सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल टू लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो जितना वेपर प्रेशर सॉलिड का, जितना वेपर प्रेशर लिक्विड का, दोनों के जो वेपर प्रेशर वो इक्वल। तो ऐसे टेम्परेचर को, अब यहाँ पे जो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैं आपको कहूँगा कि ये डेफिनेशन आप लर्न करें। बाकी दोनों मैंने आपको बताई हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने दो डेफिनेशन, अब आपको समझ आना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को फ्रीज करते हैं, मीन्स किसी लिक्विड को सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आते हैं, तो होता क्या है, चलिए देखते हैं क्या होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को फ्रीज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑन फ्रीजिंग particles of medium get arranged in a proper manner, कि जब भी हम फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, लिक्विड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। तो जब भी हम फ्रीजिंग करते हैं, अब ये लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। कब होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो होता क्या, देखिए लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो आप इस तरह से मान लीजिए, वो कोई अच्छी तरह से वेल तरीके से अरेंज नहीं है। तो जब हम इसको फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वेल अच्छी तरह से अरेंज हो जाते हैं, जैसे इस तरह से। तो इस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग। कि जो अरेंज नहीं थे पार्टिकल्स एक अच्छे से मैनर के अंदर, वो अब एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, इसका नाम है फ्रीजिंग। तो जिस टेम्परेचर पे ये हो जाए उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग होती क्या है, तो पार्टिकल्स arrange themselves in a proper manner, this is called as freezing, and at which temperature it take place on a freezing point। तो अब देखते हैं हम अपना टॉपिक है। अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा है, जो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर आप पढ़ते हैं, 9th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, 10th के अंदर। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपी क्या होता है। तो देखिए, जब कभी हमने शायद इससे पहले 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर चुके हैं।
फर्स्ट वन हमने की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड हमने की ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड हमने की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लास्ट ये अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने देखा कि जब भी हम एक सॉल्वेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है, और जो प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है वही है अपनी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिनको हम पढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने देखा। तो अब जब हम सोल्यूट को इस तरह से ऐड करते हैं, और सोल्यूट कैसा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल, तो तब क्या किसी फ्रीजिंग पॉइंट पे भी कोई डिफरेंस होता है, कुछ इफेक्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट किया था, बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया था, इंक्रीज एलिवेशन, वेपर प्रेशर को क्या कर दिया था, डिक्रीज। तो इसी तरह से क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे भी कोई एक्शन है सोल्यूट का, तो उसी एक्शन को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेम से ही आपको पता लग रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि पहले फ्रीजिंग पॉइंट कुछ था, अब उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है प्योर वाटर का, अगर हम उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो उसके सोल्यूट के ऐड करते ही वो क्या होगा, वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस ना रह के और नीचे आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का घटना कब, जब हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूट ऐड कर दिया, कैसा, नॉन वोलेटाइल, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो देखिए डेफिनेशन करते हैं, हम लिखते हैं इसको कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए solvent, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए solvent on adding a non volatile solute is called डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब किसी लिक्विड के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उस लिक्विड का सॉल्यूशन बनने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसी प्रोसेस का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर दूसरे वर्ड में बोलते हैं क्रायोस्कोपी। अब होता कैसे है, कैसे मान ले हम ये ऐसे होता है, तो देखिए हम इसको दो चीज़ों से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब ये तो पढ़ लिया ऐसा होता है, ये हमने पढ़ लिया, कैसे पढ़ा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया या छोटी सी ऑब्जर्वेशन की, हमने प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर को फ्रीज के अंदर रखा, टेम्परेचर को मेजर किया कि किस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमने क्या किया, उस वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने नॉन वोलेटाइल, जैसे हमने NaCl ऐड कर दिया, जैसे हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो उसके ऐड करने पर क्या होता है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय जैसे हमने NaCl ऐड किया तो वो जो अपना वाटर है वो फ्रीज हो रहा है अप्रोक्सीमेटली -20 डिग्री सेल्सियस पे। पहले कितने पे हुआ था प्योर वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब कितने पे हुआ, -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब जो सॉल्यूशन बना है इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर से कम है, तो कह सकते हैं कि सॉल्यूट के ऐड करने पर ये डिक्रीज हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मतलब होता क्यों है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल है। देखिए अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि फ्रीजिंग का मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं उनका रीअरेंज होके एक वेल मैनर्ड के अंदर अरेंज हो जाना। अब देखिए पहले प्योर सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, वो आसानी से अरेंज हो गए और आइस के अंदर कन्वर्ट हो गए 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट जब हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया तो उस सोल्यूट ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को 0 डिग्री सेल्सियस पे अरेंज होने से रोका। मीन्स अब वो इम्प्यूरिटी मान लो, वो क्या है कि इम्प्यूरिटी है, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल तो है नहीं। अब इस वजह से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है, उस वजह से वो उतने इफेक्टिवली रीअरेंज अपने आप को नहीं कर पाते, इसीलिए अब 0 डिग्री सेल्सियस पे अरेंजमेंट नहीं होती। अब और ज्यादा कम टेम्परेचर निकालना पड़ता है और कम टेम्परेचर करना पड़ता है, तब वो जो एक्स्ट्रा डिक्रीज हुआ उस सॉल्यूट के ऐड करने से, यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इसको भी ये कंसेप्ट भी बता सकते हैं पढ़ाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। बट दूसरा कंसेप्ट भी है, दूसरा कंसेप्ट है फ्रॉम ग्राफ। तो देखिए हम ग्राफ से, तो हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया, तो इस एक्सिस पे हमने मान लिया वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पे हमने मान लिया टेम्परेचर। तो इस एक्सिस पे हमने मान लिया टेम्परेचर, इस पे होगा वेपर प्रेशर। अब हमने
प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ ड्रा किया, तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कैसे आएगा? देखिए आपको पता है, जैसे गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आते हैं और लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, ये हम पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ आता है कुछ ऐसा। ये किसका है? ये है प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। अब देखिए, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, पहले लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था सॉल्वेंट, अब ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाए, फ्रीजिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए यहां तक लिक्विड स्टेट थी, यहां तक कैसी स्टेट है? लिक्विड। अब इससे आगे यहां पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी, मतलब अगर ये वाटर है तो यहां से आइस बनना स्टार्ट होगी। अब लिक्विड से कम वेपर प्रेशर होता है सॉलिड का, तो इट मीन्स यहां पे जिस तरह से अब ग्राफ का जो स्लोप आ रहा था, अब उससे ज्यादा स्लोप आएगा, बिल्कुल स्टीपली, एकदम से वेपर प्रेशर की वैल्यू घटेगी, एकदम से ऐसे वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये इस तरह का कुछ ग्राफ हमारे पास आएगा। अब देखिए मैंने बताया है कि ग्राफ एक सिंगल लाइन होते हुए ऐसे मतलब दो कर्व का एडिशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी और सॉलिडिफिकेशन के स्टार्ट के बाद वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज होगा। देखिए टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है? टेम्परेचर इतना सा डिक्रीज हुआ, बट वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा? इतना। तो इस वजह से थोड़े से टेम्परेचर पर डिक्रीज होने पर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा, इसलिए स्टीप, बिल्कुल स्टीप ऐसे ग्राफ आता है। तो मैंने रीजन बताया कि ग्राफ ऐसा क्यों आता है। तो अब जो ये टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है? ये जो टेम्परेचर होगा, देखिए इस पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई है, तो इस पॉइंट पे आइस बनना स्टार्ट हुई, तो यही तो है अपना फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो टेम्परेचर है ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ये ग्राफ किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। इस पॉइंट के ऊपर जितना लिक्विड उतना सॉलिड ये हो जाएगा, जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये होगा अपना फ्रीजिंग पॉइंट, और हम प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं TF नोट से, T नोट F से। T नोट F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इट मींस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो किसी भी टेम्परेचर पे वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। इस वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का ग्राफ है वो इस कर्व से ऊपर आएगा नीचे। देखिए अगर हम ऊपर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो आपको बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ से कैसे वैल्यू निकलती हैं, तो उसको मैं मान रहा हूँ कि आपको ये आता है। अगर हमने ग्राफ ऊपर लिया तो किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा सॉल्वेंट से, बट हमारे को पता है कि कम होता है किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए ग्राफ हमेशा आता है नीचे, ग्राफ हमेशा आता है नीचे। तो ये मैंने ले लिया, किसका ले लिया? ये मैंने ले लिया सॉल्यूशन का, ये मैंने ले लिया सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन यहां तक कौन सी स्टेट में है? सॉल्यूशन भी कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। सॉल्यूशन भी कौन सी स्टेट में है? लिक्विड। अब देखिए, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। तो अब देखिए ये सॉल्यूशन का जो ग्राफ है इसको हम आगे बढ़ाते गए तो ये जो आया, ये देखिए ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आने के बाद सॉलिडिफिकेशन, सॉल्यूशन की का स्टार्ट होगी सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ दोनों, ये जो प्योर लिक्विड का था और सॉल्यूशन दोनों ग्राफ ने क्रॉस किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो, सॉल्यूशन क्या स्टार्ट होगी फ्रीजिंग। सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में किस में आएगा? सॉलिड स्टेट में। तो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं TF। हम क्या मान लेते हैं? TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या हम ग्राफ से कह सकते हैं, ग्राफ से हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि ग्राफ के अंदर TF, देखिए ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये इस टेम्परेचर की वैल्यू से तो कम है, ये आपको पता है।
ये वैल्यू इस टेम्परेचर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए, तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यही इसी को हम कहेंगे डेल्टा टी एफ, इसी को हम कहेंगे डेल्टा टी एफ। अब बोल रहे सर ये डेल्टा टी एफ क्या आ गया, ये तो कभी पढ़ा। अरे डेल्टा टी एफ ही तो आज का टॉपिक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ, तो इसको मैं लिख देता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। तो मैंने ग्राफ से भी बताया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, रीज़न क्या है, और मैंने आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताया कि सॉल्यूशन बनने के बाद सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने में डिस्टरबेंस करते हैं। इसकी वजह से जितने टेम्परेचर पे पहले सोल्वेंट फ्रीज हो पा रहा था, अब उससे कम टेम्परेचर लगता है। तो उस वजह से भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सोल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, और मैंने ग्राफ से भी आपको बताया। अब ग्राफ क्यों बना है, कैसा बना है, ये आपको पता लग गया होगा। अब ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ये दीज आर फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसको डिफरेंस करते हैं, ये करते हैं सॉलिडिफिकेशन, कि अब लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड के अंदर। तो ये था ग्राफ की हेल्प से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, हमारे को निकालना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना डिप्रेशन हुआ, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, ये यही तो है ना। ये जो ये वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू ये किसकी वैल्यू है, टी एफ नोट की, और ये वैल्यू किसकी है, सॉल्यूशन की, टी एफ की। तो अब इनके बीच में डिफरेंस कितना, यही तो है। तो हम अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो मीन्स हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डेल्टा टी एफ। डेल्टा मीन्स चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर चेंज कितना है, कब, जब हमने एक सॉल्यूट को ऐड किया। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। चलो मैं बोलता हूँ, एक डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, दूसरी डेफिनेशन फिर से लिख लो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, और किसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, सोलवेंट के, कब, जब सोल्यूट ऐड कर दिया, क्या बना फिर, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और सोलवेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इसका एक और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हमने ये देख लिया, अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल्टा टी एफ है, उसका एक फॉर्मूला और भी होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ये के एफ इंटू मोलैलिटी कहाँ से आया, तो देखिए वैसे मैं बता सकता हूँ बट मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, इसका रीजन है, मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करवाया था, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ये वहाँ पे था डेल्टा टी बी, उसकी वैल्यू आई थी के एफ इंटू एम के बी इंटू एम के इक्वल। तो सिर्फ एफ और बी का डिफरेंस है, एफ और बी का डिफरेंस इन दोनों इक्वेशन में। डिराइवेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। हम इसको रिलेट करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, वो किसके इक्वल आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम सोल्व करते करते ये चीजें ले आएंगे। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे डेल्टा टी बी की आई थी वैसे ही डेल्टा टी एफ की है। बस हर जगह डेल्टा जो के बी है वो के एफ हो जाएगा, डेल्टा टी बी था वो डेल्टा टी एफ हो जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के डेरिवेशन में। तो आप उसी तरह से करें। तो मैं इसको डिराइव नहीं करके बता रहा हूँ ये कैसे आया है, बट मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बता, तो वहाँ से आप खुद से कर लोगे इसको। तो अब बात आती है कि अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है, एक तो इन दोनों ही फॉर्मूलेज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, और न्यूमेरिकल कैसे मिलते हैं, वही कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब उससे पहले हम थोड़ा सा और, जैसे इन चीज़ों में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, के एफ का। तो हम पहले के एफ को जान लेते हैं कि के एफ क्या है, या फिर के एफ से पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यों माने हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ ए सोल्यूट। तो देखिए डेल्टा टी एफ के इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं, तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में वेट ऑफ सोलवेंट। देखिए 1 सोलवेंट है, 2 सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ ए सोलवेंट, पर केजी ऑफ ए सोलवेंट। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ, अब देखिए ये कांस्टेंट होता है, अब इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकता हूँ, इन दोनों को हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकता हूँ, और ये 1000 kg ये तो अपने आप कांस्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्या इस इक्वेशन में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये जो मोल्स हैं वो कौन से सोल्यूट के हैं, यूरिया के हैं, ग्लूकोज के हैं, NaCl के, CaCl के हैं, किसके हैं? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स ओनली डिपेंड, डेल्टा टी एफ ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन नेचर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फ्रॉम दिस इक्वेशन, from this equation we can say that delta TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए CP बोले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करने के बजाय पहले केएफ को पढ़ देते हैं कि आपको लग रहा होगा कुछ आपके पेट के अंदर ना थोड़ी सी आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा कुछ उधेड़ बुन होने लगी होंगी, क्योंकि केएफ क्या है पता ही नहीं है। तो देखिए केएफ क्या है, केएफ को हम देखते हैं। तो केएफ क्या है, तो देखिए जो केएफ है वो क्या है, केएफ ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन है कांस्टेंट, या फिर इसको बोल दिया जाता है और इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोल दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जो केएफ है उसके बारे में हमसे और क्या पूछ सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी हमारे से पूछी जा सकती है, यहाँ से हमारे से पूछ लिया जाता है कि केएफ कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू 1 रख देता हूँ, देखिए m की वैल्यू मैंने 1 रख दी, मोलैलिटी की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो 1 रखते ही केएफ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टीएफ के। केएफ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टीएफ के। मीन्स केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, बट कब, व्हेन मोलैलिटी इज 1। तो जब हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 ले लें, कि ऐसी कंडीशन में जब सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 1 है, वो यूनिट है, उस टाइम पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वही है केएफ। तो केएफ को डिफाइन कर देते हैं हम। केएफ को डिफाइन करते हैं कैसे, कि केएफ क्या है, डिप्रेशन है किसके अंदर, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, उस टाइम पे जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन हुआ है, जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, वही है केएफ। तो न्यूमेरिकली हमने इसको देखा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूं मैं। अब देखिए, अब पूछेगा नेक्स्ट चीज आपसे वो यूनिट, कि केएफ की यूनिट्स क्या होंगी, तो देखिए यूनिट बताने के लिए मैं यहाँ पे इस फॉर्म में थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। देखिए केएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। केएफ की वैल्यू कैसे आएगी, इस m को उधर भेज देता हूँ मैं, ये आ गया डेल्टा टीएफ डिवाइड बाई में मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ डिवाइड बाई में, तो डेल्टा टीएफ देखिए चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इस यूनिट क्या होगी, केल्विन। और मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर केजी। अब जो केजी ये चला जाएगा ऊपर, तो केजी आ गया ऊपर और मोल रह गया नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिट को केल्विन, केजी और पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो मैं यूनिट लिख देता हूं इसकी, कि यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। और क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है इसकी, कि डिपेंड्स, इसकी जो वैल्यू है डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि जो केएफ की वैल्यू है वो हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ,
जैसे वाटर के लिए होता है ये 1.86 केल्विन के जी पर मोल। जैसे बेंजीन के लिए ये होता है अप्रोक्सीमेट 2.02 कुछ, नहीं वो तो डेल्टा टी बी था, टी बी था, सॉरी के बी था। तो बेंजीन के लिए होता 1.99 कुछ ऐसा होता है। इथाइल अल्कोहल के लिए 1 या ईथर के लिए होता है ये 1.79। तो इस तरह से मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो अलग होती है। मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्वेंट कौन सा उसको देखते इसकी वैल्यू आएगी। तो ये है KF। तो अब KF को हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे, हमने डेल्टा TF को पढ़ लिया। अब हम यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है हमारा। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो 1 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, 1 सेकंड में आपको नोट करना है ये। ओके, आपने नोट कर लिया तो मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने बताया आपको कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन है किसकी? कैलकुलेशन ऑफ M2 क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम किससे? फ्रॉम डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, कि जो सॉल्यूट ऐड किया है। अब हम देखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब इसी को मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं क्या करूँ, N2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं KF के, देखिए इसको हम इसके साथ ही लिख लेते हैं W1, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 को सोल्व करते हैं। N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? N2 को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट W2, मास ऑफ ए सॉल्यूट गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। क्योंकि मास बाई में मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो वही हमने अप्लाई किया है। तो ये मीन्स इक्वल आ गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF बाई में W1 इंटू W2 बाई में M2। तो यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। M2 को हम इधर ले आए, देखिए इस M2 को हम उधर ले आए, तो उधर क्या रह गया? KF इंटू W2 डिवाइड में क्या है? W1। देखिए डिवाइड में क्या है? W1। और देखिए इस M2 को मैं जब इधर लेके आया हूँ तो डेल्टा TF कहाँ चला जाएगा? इधर। डेल्टा TF कहाँ जाएगा? इधर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप टाइम बचाने के लिए, नहीं तो आप देखिए न्यूमेरिकल में ऐसी वैल्यू रखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे हर बार, तो टाइम सेविंग ट्रिक्स होती हैं कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कीजिए। अदरवाइज ये आपको लर्न है तो आप यहाँ तक आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो आपको यूनिट्स, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट हमारे को अप्लाई करनी है यहाँ पे, और बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल निकालेंगे। हम न्यूमेरिकल को करते भी हैं। उससे पहले चलो हम पहले न्यूमेरिकल को ही कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए एक दो बेसिक से न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो चलिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। बेसिक से न्यूमेरिकल करते हैं हम। दोनों ही जो न्यूमेरिकल्स वो NCERT के हैं, और NCERT के न्यूमेरिकल्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हमारे को अप्रोच करना है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। बट फिर भी देखिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट KF इंटू W2
इंटू 1000। अच्छा, ये 1000 कहाँ से आया, ये मैंने आपको बताया है कंसंट्रेशन टर्म में या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी बताया था मैंने 1000 कहाँ से, फिर से मैं बताता हूँ 1000 कहाँ से आता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे मास को ग्राम में रखते हैं तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो अब वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई। अब होता कैसे आपको पता है, तो मैंने उसको कंसंट्रेशन टर्म में बताया है। अब फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कौन सा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का ये। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे को न्यूमेरिकल्स में बोला है। देखिए, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब हमारे को दे दिया W2, और 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है सॉल्वेंट, W1 दे दिया। लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, कि बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। कितने से कम किया, 0.40, मीन्स यहाँ पे हमारे को डेल्टा TF दे दिया, पहले से ही गिवन है। देन द FPDC, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, बोला है जो बेंजीन के KF की वैल्यू दे दी हमारे को 5.12 केल्विन kg पर मोल। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने बोला है आपको कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट्स मिलेगा, निकाला कैलकुलेट करना, या डेल्टा TF आता है तो वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, करते। देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने, ये फॉर्मूला है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, किसका निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए KF है, बिल्कुल है KF, ये रहा 0.40 इंटू, उसके बाद W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है 1 ग्राम इंटू, उसके बाद फिर बोल रहा है 1000, नो प्रॉब्लम, डिवाइड बाई में, फिर बोल रहा है हमारे को W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 50 ग्राम इंटू डेल्टा TF कितना दे रखा है, सॉरी डेल्टा TF हमने, ये रहा डेल्टा TF 0.40, ये क्या था जो हमने 0.40, ये डेल्टा TF था। अब ये है FPDC, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा कितना है 5.12, तो हमारे KF की जगह DF की वैल्यू पुट करें, सॉरी 5.12। बस अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करोगे आप तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 256 ग्राम पर मोल। अब कैसे आया है वो मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन। ये देखिए इथाइलिन जो ग्लाइकोल है ये एक सोल्यूट है, ये आप बताएंगे इसका क्या यूज। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2, C2H6O2। तो सॉरी फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, हाँ जी, हाँ ये C2H6O2। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया है C2H6O2। ओके, तो इज मिक्स्ड इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट है उसके 600 ग्राम के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल के 45 ग्राम्स ऐड कर दिए। अब बोल रहा है दो चीज़ें निकालो, कैलकुलेट डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, और कैलकुलेट TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। जब KF वाटर का गिवन है, ये चीज़ें याद कर लीजिए, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है, इनके KF को प्लान कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो अब इसको सोल्व कैसे करें, देखिए क्या निकालना है, डेल्टा TF। डेल्टा TF कैसे निकालें, देखिए इस फॉर्मूले से डेल्टा TF को यहाँ ले जाते हैं, हम 2 को यहाँ लेते हैं, क्योंकि डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, KF W2 इंटू 1000 बाई W1, यहाँ पे बस M2 आ जाएगा। तो KF की वैल्यू दे रखी है जी 1.86 दे रखी है, यहाँ पे ये रही। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट W2 की वैल्यू बताइए, W2 मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम इंटू, फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्या चाहिए हमारे को 1000, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे को बोल रहा है नीचे W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू है सर 600 ग्राम। उसके बाद ये है हमारे को इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास निकालें। देखिए कार्बन है, कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 24 30 62, ये आ जाएगा हमारे पास है 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलिकुलर मास है वो हमारे पास आएगा 62 ग्राम पर मोल। बस अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कर लोगे। उसके बाद पूछा है, उसके बाद हमारे से पूछा है TF, उसके बाद हमारे से पूछा है TF कि TF है, TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा, डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा TF की वैल्यू होती है
TF नॉट माइनस TF नॉट माइनस TF। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, TF की, तो TF को इधर ले आते हैं, यह क्या TF इधर प्लस का हो जाएगा। अब उधर क्या है TF नॉट, ये उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा डेल्टा TF। तो देखिए इस तरह से आपको निकालना है TF की वैल्यू। अब क्या क्या चाहिए, डेल्टा TF यहाँ से आ जाएगा, और क्या चाहिए TF नॉट, और क्या चाहिए TF नॉट। अब TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, अब दिया ही नहीं है। अरे देखिए सोलवेंट कौन है, वाटर, और वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है क्या होता है 273.1 होएगा। देखिए डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट नहीं करनी है, टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा चलेंगी केल्विन के अंदर, क्योंकि केएफ की वैल्यू क्या है केल्विन केजी पर मोल, तो हमेशा टेम्परेचर की जो वैल्यू वो आपको पुट करनी है केल्विन में। तो इस तरह से आप इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ आए हैं, और अगर ये भी नहीं आए हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको आनी चाहिए। हायर लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम वेंट फैक्टर को करने के बाद करेंगे, क्योंकि वहीं से अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेल्टा TF की एप्लीकेशन। जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किए थे कि ऐसा क्यों होता है, बताइए क्या रीज़न है कि सी वाटर फ्रीज नहीं होता, क्या रीज़न है सी वाटर फ्रीज नहीं होता, क्या रीज़न है कि जो हमारे रोड्स होते हैं वो बर्फ़ से अगर कर्व हो जाए, आइस से बिल्कुल ढके हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो फिर हम नमक डाल देते हैं बर्फ़ के ऊपर, सॉल्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और हमारे रोड ओपन हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता लग गया होगा, जो कुछ हैं मेरे जैसे, है ना, कुछ जो मेरे जैसे हैं जिनको थोड़ा सा लेट समझ आता है, लेट प्रोसेसिंग है, तो उनको शायद समझ नहीं आया है। तो हम कर लेते हैं एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन से। हाँ, एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है ये डेल्टा TF की एप्लीकेशन है, डेल्टा की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्या बेनिफिट है, देखिए ये बेनिफिट फर्स्ट है कि आइस ऑन रोड मेल्ट्स ऑन एडिंग ए salt like NaCl like CaCl2। तो इस तरह से अगर हम रोड के ऊपर जो आइस है उसके ऊपर साल्ट डाल देते हैं, वो पिघल जाती है, रोड ओपन हो जाता है मेल्ट होने के बाद आइस के। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो आइस होती है, मान के चलते हैं वो जो आइस है वो प्योर वाटर की है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। बट अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। मीन्स अब जो आइस प्लस साल्ट, क्योंकि हमने साल्ट मिला दिया, हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया है आइस के अंदर, तो आइस प्लस साल्ट, अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा, वो होगा -20 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेट -20 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से क्या हुआ, पहले जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रही थी, फॉर्म हो रही थी, अब वो -20 डिग्री सेल्सियस पे होगी। अब जो बर्फ बनेगी वो -20 पे, मीन्स इसके बीच में अगर टेम्परेचर है तो वो पिघल जाएगी। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तो वो आइस ही रहेगी। बट अगर इनके बीच में टेम्परेचर कंसिडर कीजिए, हम जिस रोड के ऊपर ये डाल रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री, वहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाएगी। क्यों पिघल जाएगी? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा है आइस ऑन रोड मेल्ट्स ऑन एडिंग साल्ट लाइक NaCl CaCl2 बिकॉज ड्यू टू एडिशन ऑफ ए सोल्यूट। और कैसा सोल्यूट है मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक प्लेस ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस। अब इसको थोड़ा सा लंबा कैसे लिखना है, अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, बट CBSE के एग्जाम से मोस्टली ये जो 4 यूनिट्स हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इनके अंदर से न्यूमेरिकल ही पूछे जाने, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस। बट अगर थ्योरेटिकल पूछे तो आप इसको खुद से थोड़ा सा बढ़ा करके लिख सकते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है सी वाटर। जो सी वाटर है
not freezes in zero temperature condition या in a condition in a जीरो सब वेदर कंडीशन, हम ऐसे लिख देते हैं जीरो सब वेदर कंडीशंस। बोल रहा है जब टेम्परेचर है 0 डिग्री से भी कम हो जाए, जब टेम्परेचर है 0 डिग्री से भी कम हो जाए उस टाइम पे जो अपना जो ये अपना होता है सी वाटर वो फ्रीज नहीं होता है। तो जो फ्रीज नहीं होता है उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बिकॉज इन सी वाटर देर आर मैनी salts dissolved, therefore depression in freezing point take place, therefore depression in freezing point occurs। क्या बोल रहा है? इतने साल्ट्स होने की वजह से तो समुद्र के पानी का फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। और जो जीरो सब वेदर कंडीशन, सॉरी ये जीरो सब वेदर की बजाय ये लिख लिया अब सब जीरो वेदर, मीनिंग आप समझ लीजिए, कुछ भी टर्म है। सब जीरो वेदर कंडीशन का मतलब है जब जीरो से कम टेम्परेचर हो। तो अब जैसे ही इन साल्ट की वजह से सी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सी वाटर जम नहीं पाता, कोई फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और कम टेम्परेचर पर वो फ्रीज होगा। तो ये रीजन है। अब और कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जी। इसकी एप्लीकेशन है इन रेडिएटर्स ऑफ कार्स। ये देखिए जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनके इंजन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हम रेडिएटर एक इक्विपमेंट्स होता है जो एक सिंपली हीट एक्सचेंजर होता है, एक मीडियम से हीट को लेके दूसरे को देता है। तो जब जो अपना व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, वो सब जीरो वेदर कंडीशन में जब वो जाता है, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वहाँ पे उसके रेडिएटर में वाटर फ्रीज नहीं होता। उसके रेडिएटर में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन में वाटर फ्रीज नहीं हो रहा, बट वाटर को तो फ्रीज हो जाना चाहिए था। मीन्स सब जीरो वेदर कंडीशंस के अंदर जो गाड़ी है वो रन कर पाती है। रनिंग ऑफ कार इज पॉसिबल इन सब जीरो वेदर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि उनके रेडिएटर में सिंपल वाटर नहीं होता। उनके रेडिएटर में हम वाटर की बजाय हम रेडिएटर के अंदर वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, अब ये सोल्यूट है, इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसकी वजह से क्या होता है? डेल्टा टीएफ। क्या होता है? डेल्टा टीएफ या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, और फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है तो अब वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना होके और कम पे होगा। तो ये रीजन है। तो रेडिएटर्स के अंदर वाटर फ्रीज क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर हमने ऐड कर रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से डेल्टा टीएफ होता है। अब यहाँ से जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी करता है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो आपको ढूंढना है। नेट पे सर्च कीजिए कि जो अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इथाइलिन ग्लाइकोल वो भी करता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी करता है। और उस प्रोसेस का नाम होता है बॉइल ओवर। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? बॉइल ओवर। कि जब अपना जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल उसके अंदर ऐड कर दें तो वो उतने पे बॉईल नहीं होगा। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कर दिया। वो एक ही सॉल्यूट दोनों काम कैसे कर पाता है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना है। तो ये थे एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी, बस मैंने 2-3 बताई हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो ये था डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे इक्वेशन ड्राइव होती हैं, कैसे हमने न्यूमेरिकल्स को अप्रोच किया, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं सिंपली जो हमने कि एनसीईआरटी जो पूछता है। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़, तो मैंने हर चीज़ से रिलेट करके आपको बताया है। आई होप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझ आया है, एप्लीकेशन क्यों पढ़ते हैं इसको ये भी समझ आया है,
तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स। तो देखिए ये तीनों ही चीज़ आपको करना है, ओके, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं जाना है और मेरे को थोड़ी सा सपोर्ट मिलेगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ऐसे ही अपने केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।